सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी किशनगर के कोट के साथ। हेनरी कहते हैं कंट्रोल ऑयल यू कैन कंट्रोल नेशन, कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। तो देखो यहाँ पे जो कोट है, ये कोट इशारा कर रहा है किसके तरफ? स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फूड। स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फूड कि अगर आप पे की रिसोर्सेज हैं, अगर आप पे की रिसोर्सेज हैं, अगर आपकी जो कंट्री है वो डोमिनेट करती है की रिसोर्सेज पे, तो यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। ये जो कोट है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? चाइना। कि चाइना पे क्या है? चाइना डोमिनेंस करता है क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ। हमने कल के अपने डेली डिस्पैच डिस्कशन में देखा था, जो चाइना है क्रिटिकल मिनरल्स में डोमिनेट करता है और इसको ये स्ट्रेटेजिकली यूज़ करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रेटेजिकली यूज़ करता है अदर कंट्री को प्रेशराइज करने के लिए। ये आपको पता है कि इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स के लिए चाइना पे डिपेंड करता है। चाइना ने कितनी बार जो है क्रिटिकल मिनरल्स का बैन कर दिया था और इंडिया के जो प्रोजेक्ट थे वो ठप हो गए थे। सो कोर्ट का यही कुछ मतलब है क्या? इफ़ यू हैव द स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज देन यू कैन कंट्रोल द वर्ल्ड, कंट्रोल ऑयल, कंट्रोल नेशन, कंट्रोल फूड पीपल। मतलब इफ़ यू हैव द स्ट्रेटेजिक resources, if you have the oil, if you have the food, then you can control the world, you can control the nation, you can control the people। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको अच्छे से समझेंगे हम। और ये जो टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है आज का जो हमारा कोर्ट था, डिस्कशन था। तो ये जो टॉपिक है ये अब बर्निंग टॉपिक बनता जा रहा है किसके लिए? हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर ही भी जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हॉट बर्निंग थे वो टॉपिक हमारा CAPF पूछता है। तो ये जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो टॉपिक है, ठीक है, बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है, एडिटोरियल्स में आ चुका है, एक नया एंगल आज हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे ताकि अगर इसमें ऐसे आ जाता है और आएगा ही 100%, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 99% चांसेस है कि इस पर आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट बर्निंग टॉपिक है। इसको थोड़ा अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो, आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है? क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, UNFCCC की अभी मीट भी हुई थी अजरबैजान बाकू में, COP29। ठीक है, तो ये जो जब जैसे क्लाइमेट चेंज जो प्रॉब्लम है जैसे जैसे एग्रीवेट हो रही है, तो वर्ल्ड का जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ से? ऑयल से क्लीन एनर्जी की तरफ। ऑयल से शिफ्ट हो रहा है कहाँ? क्लीन एनर्जी की तरफ, क्योंकि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। ठीक है, तो जैसे जैसे वर्ल्ड का जो फोकस है वो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो ज़रूरत है वो भी शिफ्ट हो रही है। पहले हमें ज़रूरत थी किसकी? मिडल ईस्ट की, जहाँ से तेल आता था। ठीक है, लेकिन हमें अब किसकी ज़रूरत है? हमें अब उस रेयर अर्थ मिनरल्स की, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है, मटीरियल्स है, उनकी ज़रूरत है जिससे हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हो गया डायस्पोरियम, हो गया नियोडाइमियम, हो गया स्कैंडियम, हो गया। ठीक है, तो इन क्रिटिकल मिनरल्स के नाम भी बच्चों आपको याद रखने हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया की क्या सिचुएशन है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स में या रेयर अर्थ मिनरल्स में? देखो, इंडिया 5th लार्जेस्ट होल्डर है। आपको जान के हैरानी होगी बिल्कुल कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट होल्डर है रेयर अर्थ रिजर्व में, 5th लार्जेस्ट। ठीक है, लेकिन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया के पास क्या नहीं है बच्चों? इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस रिजर्व को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ और उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए यही रीज़न है कि इंडिया डिपेंड है किसके ऊपर? इंपोर्ट के ऊपर, और स्पेसिफिकली कहूँ तो चाइना के ऊपर। एक चीज़ सोच के देखो बच्चों कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स, ठीक है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल अर्थ मिनरल दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, डिफेंस के लिए यूज़फुल है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यूज़फुल है। मतलब हमारा जैसे जैसे शिफ्ट चेंज हो रहा है किसकी तरफ? क्लीन एनर्जी की तरफ, क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ, वैसे वैसे जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन हमारा डिपेंडेंसी होना, हमारा डिपेंडेंट होना चाइना के ऊपर हमारे इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो सोच के देखो अपने आप में कितनी टायरेन है कि हम डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स ऐसा तो नहीं है कि रातों रात जो है हम एक्सट्रैक्ट करने लग जाएंगे, रातों रात हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी। शिफ्ट होगा। ठीक है, ये जो शिफ्ट होता है ये ग्रेजुअल शिफ्ट होता है, एकदम स्विफ्ट शिफ्ट नहीं होता, एकदम ऐसा नहीं रातों रात चेंज होगा, ग्रेजुअली होगा। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? इस मोनोपोली को कहीं ना कहीं इसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं चाइना की मोनोपोली।
देखो चाइना डोमिनेट क्यों करता है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पे। हमने कल भी देखा था चार्ट के थ्रू, द हिंदू के अंदर आया था कि 70% जो वर्ल्ड के जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, 70% कह रहा हूँ बच्चों, देखो एडिटोरियल में 70% बताया गया है कि 70% जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो चाइना के पास है। चाइना के पास 70% है, और इंडिया का जो इम्पोर्ट है 60% जो रेयर अर्थ मिनरल्स का है वो चाइना से होता है। मतलब हम अपनी 60% क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड है। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो 60% हमारे जो डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हो गए, जो क्लीन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स पे बेस्ड है, वो चाइना के ऊपर डिपेंड है। तो चाइना को पता है जब कि भाई हमारे ऊपर डिपेंड है, तो चाइना क्यों इसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ नहीं करेगा। वैसे ही हमारे किशनर ने बोला था कि फूड है तो भाई पीपल को कंट्रोल कर लोगे, ऑयल है तो तुम कंट्री को कंट्रोल कर लोगे। अब ऑयल से शिफ्ट हो रहा है हमारा क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ, रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ। तो रेयर अर्थ मिनरल्स है तो कंट्री कंट्रोल कर लोगे, रेयर अर्थ मिनरल्स है तुम कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा इनडायरेक्टली भी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो 2023 के अंदर ये सारी चीज़ आई थी कि चाइना ने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी एंटीमोनी का, जो कि एक मिनरल्स है हमारी बैटरी वगैरह में, मिलिट्री गेयर्स वगैरह में यूज़ करता है। इसका जो एक्सपोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। बैन कर दी थी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी फॉर एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ मिनरल्स। तो देखो यहाँ पे चाइना ने दिखा दिया था हमें, चाइना ने आईना दिखा दिया था। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो चाइना ने हमें मिरर आईना दिखा दिया था कि देखो तुम कितने डिपेंड हो मेरे ऊपर, तो ज़्यादा जो तुम्हें इधर उधर की चीज़ें मत करो, ठीक है। यही चीज़ तो बोलना चाहता है इनडायरेक्टली कि जो है ये जो ऐप वगैरह पे बैन लगा रहे हो, स्टैंड अप वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें साइड में रखो क्योंकि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो। देखो ये यहाँ पे दिखा दिया 2023 के अंदर जब उसने बैन कर दिया, रिस्ट्रिक्ट बैन कर दिया, जो हम जो रेयर अर्थ मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं उसको बैन करके, ठीक है। और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि क्योंकि रशिया से हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, लेकिन रशिया ने सप्लाई को रिड्यूस कर दिया क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही थी। और इस डिस्ट्रप्शन ने, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रप्शन चल रहा था, इसने एक्सपोज कर दिया इंडिया का रिलायंस की इंडिया कितना ज़्यादा निर्भर है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। देखो कोविड-19 आया था, ठीक है। कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को बता के रख दिया था कि कितना ज़्यादा हम इंटरडिपेंडेंट है, और इंटरडिपेंडेंट सिर्फ एक कंट्री के ऊपर, चाइना के ऊपर, कि वहाँ से जैसे ही जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है जैसे ही रद्द हुआ, वैसे ही जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, इंडिजीनियस इंडस्ट्री है, वो भले ही उभर के आने लगी, लेकिन जो प्रोडक्ट थे वो महंगे हो गए। कई कई चीज़ें थी, दवाइयाँ थी, उनकी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि जो एपीआई होता है, जो सॉल्ट होता है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं सारा हम कहाँ से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। अगर 100% बोलूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो इंडिया जो बूम करता है कि भाई हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टॉप पे चल रहे हैं, टॉप प्लेयर है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपेंड किस पे करती है, जो दवाइयों के अंदर सॉल्ट डलते हैं, और वो सॉल्ट आते कहाँ से, वो सॉल्ट सारे आते हैं हमारे कहाँ, चाइना से। तो इस कोविड-19 ने जो ये डिपेंडेंसी है इसको कहीं ना कहीं एक्सपोज करके रख दिया था, और यही चीज़ इस एडिटोरियल में भी बताई गई है कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के ऊपर भी, क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के लिए भी हम चाइना के ऊपर उतने ही डिपेंडेंट जितना अदर चीज़ों के लिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ साफ है क्या बच्चों, कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के लिए हम चाइना के ऊपर डिपेंड ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, देखो साफ सीधा एक रास्ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेटिव कंट्री ढूंढनी पड़ेगी, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक अलाइंस करने पड़ेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंस है वो चाइना से रिड्यूस हो जाए, ठीक है। मतलब क्या कि देखो जब भी आप किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हो, एक एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल समझो कि आप किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल आपको रुला देगा। कैसे रुला देगा, कि हर चीज़ आपसे मनवाएगा, क्योंकि आप पता है कि ये मेरे ऊपर ही डिपेंड है, मोनोपोली अपनी करेगा, आने माने रेट भी लेगा, सारी चीज़ें करेगा, आपका जो बिहेवियर है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा, आपके जो डिसीजंस हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन आपने क्या करा कि एक के ऊपर डिपेंड ना होके ऐसे ही अलाइंस बना लिए, 4-5 लोग या 10 लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए, तो क्या होगा कि कोई भी मोनोपोली नहीं करेगा, क्या मुझसे नहीं लेगा तो किसी और से ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में भी, आईआर में भी सेम चीज़ें होती है कि हमें क्या करना है, अपनी अप्रोच को, अपने अलाइंस को डाइवर्सिफाई करना है, और उसी के अंदर, और इंडिया कर भी रहा है। हमने कल भी देखा कि हमारा काबिल एक प्रोजेक्ट है, जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। ये क्या करता है, दूसरी कंट्री में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मदद करता है। तो वैसे ही, और हमने जो ट्राइंगल है, लिथियम ट्राइंगल जिसे कहते हैं, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे भी हमने अलाइंस कर रखा है। इसमें एक प्लेयर और आता है कजाकिस्तान,
ठीक है, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि कजाकिस्तान एक तो हमारे इंडिया से पास में है, क्योंकि साउथ अमेरिका और सेंट्रल एशिया कौन पास में है, कजाकिस्तान पास में। तो कजाकिस्तान की जो वैल्यू है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, कजाकिस्तान में जो है रिचेस्ट सोर्स है रेयर अर्थ मिनरल्स का, 17 में से 15 कजाकिस्तान में मिलते हैं। जो हमें 17 की ज़रूरत है, 15 कजाकिस्तान में मिलते हैं। तो कजाकिस्तान की तो वैल्यू अलग है। जब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हमें चाहिए 17 में से 15 वहाँ मिल रहे हैं, तो कजाकिस्तान तो हमारे लिए हमारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहिए फिर तो। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि और जो कंट्री, ऐसा नहीं है इंडिया ही, और जो कंट्री है कजाकिस्तान के लिए कोलैबोरेट कर रही है। क्यों? वहाँ पे टेक्नोलॉजी ला के ये जो रेयर अर्थ मिनरल है इनको एक्सट्रैक्ट करके, जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस से हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट क्या होगा? देखो, एक चीज़ हमेशा तुम देखना कि जब भी इंटरनेशनल रिलेशन होगा, जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तब भी तुम ये सारी चीज़ें देखोगे कि जो ऑफिशियल लाइफ होती है उसमें कोई फ्रेंडशिप नहीं होती, कोई पर्सनल फ्रेंडशिप नहीं होती जो तुम्हारी कॉलेज लाइफ वगैरह में होती है, वो ऑफिशियल लाइफ में नहीं होती। सेम चीज़ हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में होती है कि कोई हमारा परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई हमारा परमानेंट एनिमी नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना पड़ता है? अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमें देखना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है इंडिया आप किस में देख रहा है? कजाकिस्तान में देख रहा है, डायस्पोर्जियम में, ठीक है। डायस्पोर्जियम जो है कहाँ यूज होता है? देखो, एक चीज़ और पेपर 1 के लिए बच्चों ये भी चीज़ तैयार कर लेना तुम कि कौन सा क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स है, किस टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ये डिस्पोरियम, डायस्प्रोजियम। डायस्प्रोजियम कहाँ यूज होता है? विंड टर्बाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मोटर्स होते हैं वहाँ पे क्या यूज होता है? हमारा डायस्प्रोजियम। और ये कहाँ पे, इसकी कहाँ से मिल सकता है हमें? कजाकिस्तान से मिल सकता है। वैसे अदर मिनरल्स है, जैसे बर्लियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, जो कि टेलीकॉम और क्लीन एनर्जी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम वहाँ से ले सकते हैं। तो इंडिया इसके लिए कर क्या रहा है? इंडिया इसके लिए कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी डेवलप कर रहा है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी डेवलप कर रहा है। देखो, ये जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडिया हमेशा से जो है सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करना चाहता है, हमेशा से। देखो, हमारा चाहे वो छाबार पोर्ट हो गया, हमारी इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है, हमारी इंडिया की इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर है, छाबार पोर्ट के अंदर। क्यों है? देखो, छाबार पोर्ट से हम जो अफगानिस्तान का जारलम है वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से फिर हमारा जो INC ये वाला जो है INSTC वो हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हुए यूरोप से कनेक्ट करेगा, ठीक है, रोड के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इंडिया स्ट्रैटेजिकली अलायंस कर रहा है किसके साथ? अदर कंट्रीज के साथ, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए। तो देखो, यहाँ से छाबार पोर्ट से हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर सेंट्रल एशिया से हम कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारा ये जो पॉलिसी हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ये भी कहीं ना कहीं कारगर हो जाएगी। और जो हमारा अलायंस है कजाकिस्तान के साथ क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा। तो देखो, हमारे लिए जो INSTC हो गया, छाबार पोर्ट हो गया, इनकी तो वैल्यू ही अलग है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, और थोड़ा कम ही बताई गई है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बता दी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि क्यों इंडिया जो है अदर कंट्रीज़ के अलावा, क्यों ईरान की वैल्यू है हमारे लिए, क्यों छाबार पोर्ट की वैल्यू है। छाबार पोर्ट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि हमें अफगानिस्तान से भी कनेक्ट करता है और अफगानिस्तान के थ्रू में सेंट्रल एशिया से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है कजाकिस्तान के अंदर है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के लिए, उसके लिए INCTC की इंपॉर्टेंट है। और हम एक पॉलिसी भी फॉर्म कर रहे हैं, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इसका नाम थोड़ा सा याद रखना, अगर आता है क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स में तो कजाकिस्तान का नाम लिख के ये ज़रूर लिख देना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है प्रोग्रेस का? देखो, कजाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन से मिनरल में? टेंटेलियम में। टेंटेलम कहाँ यूज़ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और गैलीलियम कहाँ पे यूज़ होता है? गैलियम कहाँ यूज़ होता है? सोलर सेल के अंदर, ठीक है। तो और इसका जो पोटेंशियल है इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो ये अपने आप में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कजाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब ये क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के ऊपर तुम नोट्स बनाओगे ना, तो जो इंडिया की जो अल्टरनेटिव है जो हम अपने डेली डिस्पैच के अंदर डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर भी डिस्कस करते हैं, तो उनके नोट्स ज़रूर बना लेना। उसमें कजाकिस्तान का नाम लिख के 1-2 इनिशिएटिव का नाम ज़रूर लिख लेना, जैसे ये पॉलिसी है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है क्या कि इंडिया जो है
अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको डाइवर्स कर रहा है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किसके अंदर है? हमारा क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर रहा है अलाइंस करके कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। इंडिया की फ्यूचर की क्या स्ट्रेटेजी है? देखो, हमें पता है कि हमारे कुछ गोल्स हैं, एनडीसी गोल, मैंने पहले भी इसको डिस्कस करा था। एनडीसी गोल्स में हमारा है 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो गोल है, हमारे जो UNFCCC की कमिटमेंट्स है, उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए भी जो क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इसमें डाइस्प्रोजियम की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था वो विंड टर्बाइन वगैरह में जो क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है। और देखो, इंडिया का प्लान भी है कि 400% जो है हमारा जो माइनिंग आउटपुट है नेक्स्ट डेकेड में इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली इंडिया जो है अब डाइवर्सिफाई करने की सोचेगा ही अपने आप को, क्योंकि इंडिया की कमिटमेंट्स है, इसकी जो कमिटमेंट्स के साथ क्या है, डिपेंडेंसी भी है। डिपेंडेंसी को इंडिया को हमेशा रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा समझो कि किस डायरेक्शन में मूव करती है, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए, इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हमेशा अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जो है इंडिपेंडेंट करने के लिए ये है फॉर्म किए जाती है। क्यों? देखो, क्योंकि सॉवरेनिटी है वो हमारा क्या है, वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर में भी आता है, ठीक है। वो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि इंडिया जो है हमेशा सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस करेगा। तो सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। डिपेंडेंस, देखो, जब तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो तो तुम सॉवरेन कभी नहीं हो सकते। इस चीज़ को समझ लो। अगर सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस करना है तो डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा तो देखो, किशनहावर का जो कोट है वो याद रखो कि तुम्हारे पास फूड है तो तुम पीपल को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑयल है तो तुम कंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम्हारे पास ऑयल है, तुम कंट्री को कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्री की सॉवरेनिटी रह कहाँ गई, ठीक है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे थी। अब यही बता रखा है कि इंडिया को करने की क्या ज़रूरत है, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एक फॉर्म और प्रपोज कर रहा है इंडिया, एक तो पॉलिसी है इंडिया सेंट्रल एशिया रेयर अर्थ फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म वगैरह बन जाएगा तो क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। जॉइंट वेंचर हो गए, शेयर्ड एक्सपर्टीज हो गई, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ करके हम चाइना का जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी सॉवरेनिटी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, तुम्हें थोड़ा सा क्रिटिकली समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें क्या करना है ऐसे राइटिंग के अंदर, हमें ऐसे राइटिंग ही तो करनी है ना बच्चों। ऐसे राइटिंग के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कम रिफ्लेक्ट होगी जब हमें समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। तो वही चीज़ हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं टॉपिक्स को कि क्यों चीज़ें हो रही हैं, क्यों चीज़ें नहीं हो रही, कहाँ पे हम डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होते हुए सॉवरेनिटी कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ें, फॉरेन पॉलिसी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको जो आज का एडिटोरियल है अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। तो ये जो टॉपिक है पेपर 2 के लिए जो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं हम, इसको थोड़ा सा लिखने का ट्राई करना, लिखने के बाद ग्रुप में भेजो, ठीक है। ग्रुप में भेजो, मेरे को टाइम मिलता है, मैं बिल्कुल आपका जो एसे है वो चेक करूँगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में प्रमोशन कर लेते हैं थोड़ा। देखो बच्चों, अगर नहीं लिया है अभ्यास लेखन, अभ्यास मंथन, इसको ले लो, बहुत काम की चीज़ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि तुम इसको लेने के बाद जो अदर जो कॉम्पिटिटिव जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, ठीक है। उनसे तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे। जितने भी पेपर 2 इसको अभ्यास लेखन करने के बाद, एक बार अभ्यास लेखन कर लिया, इसके बाद पेपर 2 में मैं गारंटी देता हूँ कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। पेपर 2 नहीं, यूपीएससी सीएससी को छोड़ के, सर यूपीएससी सीएससी के एग्जाम को छोड़ के और किसी प्रॉब्लम और किसी पेपर में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी नहीं। कैसा भी टॉपिक दे रखा हो तुम लिख दोगे। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक वे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, अगर मन करे तो बच्चों लेना। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है, और अफोर्डेबिलिटी तो है ही इसके अंदर, क्वालिटी अनमैच्ड है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लेट मनमोहन सिंह, देखो इस साल, अभी साल खत्म होने वाला है, आज 27 तारीख हो गई। तो इस साल इंडिया ने बहुत सारे जो है की जो जेम्स हैं, हीरे जो थे हमारे, उनको खोया है। उनमें से एक थे हमारे मनमोहन सिंह जी। आज कल रात को ही उनके देहांत की खबर आ गई थी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमारे लिए जानना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि
इतने बड़े आदमी थे ये जिनकी डेथ हुई है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तो बिल्कुल लाजमी है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। देखो, इकोनॉमिस्ट थे पहले हमारे मनमोहन सिंह जी, उसके बाद पॉलिटिशियन बन गए थे, ठीक है। जन्म हुआ था कहाँ? अनडिवाइडेड पंजाब में, आगाह में हुआ था, पाकिस्तान में जगह है। इकोनॉमिक्स करी थी उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, डी फिल करी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें थोड़ी सी जानना इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, देखो की गवर्नमेंट पोजीशन पे क्या क्या रोल था। की रोल बता रहा हूँ, इसके अलावा ये गवर्नर वगैरह भी थे, लेकिन जो की रोल था, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991-96 में, जब इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। बैलेंस नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? हमारे मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ये लेके आए थे, डी लाइसेंसिंग, रिड्यूस टैरिफ, वो सारी चीज़ें जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे वो किसकी देन थी? हमारे मनमोहन सिंह जी की। और ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 10 सालों के लिए, 2004 से 2014 तक, पीरियड थोड़ा सा याद रखना, ये हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। उसके बाद जो की इनके वर्क थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क थे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म करा था 1991, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमने डिस्कस कर लिया। यूएन और यूएस की न्यूक्लियर डील इन्होंने साइन कराई थी, और उस टाइम पे जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद कुछ हमारी अचीवमेंट भी थी। इन्हीं के टाइम में हमने क्वाड ज्वाइन किया था, इंडियाज एंगेजमेंट विद क्वाड। सुनामी भी इन्हीं के टाइम पे आई थी 2004 में, हमने कल ही सुनामी पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिस्कस करा था। कौन सी गवर्नमेंट के टाइम पे थी? मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के टाइम पे थी, ठीक है। तो उस टाइम पे एक चीज़ जो हुई थी, वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना। कभी डिजास्टर मैनेजमेंट या कुछ आता है इंटरनेशनल रिलेशन का तो लिख देना, ठीक है। क्या चीज़? कि जब हमारे यहाँ पे इंडिया पे सुनामी आई थी, ऐसा तो नहीं है ना कि सुनामी सिर्फ इंडिया में आई थी, श्रीलंका भी हमारे पास है, ठीक है, मालदीव भी है, इंडोनेशिया भी है। तो जब सुनामी आई थी तो इंडिया ने जो असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है, उसको लेने से मना कर दिया था, इंटरनेशनल एड लेने से मना कर दिया था। तो ये अपने आप में एक बिग स्टैंड था कि जो इंडिया है वो अब क्या है, एक मतलब स्टैंडिंग कंट्री है। मतलब क्या कि इंडिया हमेशा फर्स्ट प्रोवाइडर का रोल प्ले करता है, असिस्टेंस। देखो, एक चीज़ समझो कि इंडिया किस चीज़ों पे स्टैंड करता है। इंडिया स्टैंड करता है इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रेस्क्यू प्रोवाइडर, ठीक है। कुछ हो जाता है तो सबसे पहले इंडिया चल जाता है वहाँ पे, फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है कि कुछ हो जाता है तो वहाँ पे इंडिया हेल्प करने जाता है। स्पेशली इंडिया क्या करना चाहता है, पॉलिसी के पीछे का रीज़न क्या है? इंडिया जो है अपना जो प्रभुत्व है, डोमिनेंस बोलो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, प्रभुत्व थोड़ा अच्छा लगता है, जो प्रभुत्व है, बड़े भाई का जो रोल है वो प्ले करना चाहता है इंडियन ओशन रीजन में। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसी कंट्रियों में थोड़ा अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित करना चाहता है। अगर ऐसी सिचुएशन में इंडिया इंटरनेशनल एड ले लेता तो हमारी तो जो रिस्पेक्ट है वही खत्म हो जाती। और मनमोहन सिंह ने वही चीज़ करी, क्या कि जो इंटरनेशनल एड था उसको लेने से मना कर दिया, और उल्टा हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कराया था उन कंट्रियों को। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। थोड़ा सा अवार्ड देख लो, क्या क्या चीज़ अवार्ड मिली थी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण नहीं है, पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण इन्होंने जो जीता था, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जीता था, जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता था, राइट्स प्राइज जीता था फॉर डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस, एडम स्मिथ प्राइज जीता था। ये थोड़ा सा याद रखना, इंटरनेशनल ऑनर्स, ये इंटरनेशनल ऑनर्स थोड़ा सा याद रखना। ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सऊदी अरेबिया से लिया था, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑर्डर ऑफ प्लोविनिया फ्लावर्स जापान से लिया था, ये भी सेकंड हाईएस्ट है। तो सेकंड ही लिया इन्होंने, फर्स्ट तो कुछ लिया नहीं। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा याद रखना, ये वाले थे, ठीक है, इंटरनेशनल अवार्ड्स। और थोड़ा सा इनके लाइफ टाइम में क्या क्या सिनेरियो हुए थे, ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखने की होती है, ठीक है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन 1 है बच्चों, क्वेश्चन 1 है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम PMRBP, क्या चीज़ है PMRBP, थोड़ा सा देखेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। अभी हमारी जो ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने 17 बच्चों को दिया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। देखो, ये दिया क्यों जाता है, एक चीज़ समझ लो कि हम अवार्ड किस लिए देते हैं। अगर देखो, जैसे मैं तुम कमेंट करते हो बच्चों,
तो मैं तुम्हें गुड बोलता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है, ये भी तो एक तरह का अवार्ड है, ये मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। अवार्ड हमेशा मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है और बच्चों को एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ जो है एक्सेप्शनल चीज़ करके दिखाएं। चलो इस पे एक क्वेश्चन बताओ कि एक चीज़ है कि एक्सेप्शनल ऐसा करके कि लाइफ में स्ट्राइव कर रहा है एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है, डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल को स्ट्राइव करना चाहिए अपनी लाइफ में एक्सीलेंस करने के लिए। ऐसे करके कुछ टर्म है वो लिखा हुआ है, एग्जैक्टली टर्म मुझे याद नहीं आ रही अभी, कहाँ पे लिखा हुआ है ये बताओ, ठीक है। ऐसे करके पूछ लेगा तो क्या करोगे। तो ये क्या किस लिए दिया जाता है ये अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है किस लिए, एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए। और ये कहाँ लिखा है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है। और कौन सी कमेटी के अंदर आया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था, 51 शायद वो अमेंडमेंट था, उसके अंदर आया था, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, इसको भी देख लेना, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो और इसके बाद पर्पस क्या है इसका, देखो एक्स्ट्रा वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्प्लिशमेंट बाय द चिल्ड्रन, ये है पर्पस। कौन से फील्ड में दिया जाता है ये थोड़ा याद रखना, आर्ट एंड कल्चर में दिया जाता है, ब्रेवरी बहादुरी के लिए दिया जाता है, कुछ इनोवेटिव कर दिया बच्चों ने तो दिया जाता है, साइंस एंड टेक के लिए दिया जाता है, कुछ सोशल सर्विस कर दी किसी की मदद कर दी वो दिया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया इसके लिए दिया जाता है। ये चीज़ की है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ क्या है की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बच्चों को दिया जाता है, बच्चे कौन होते हैं, 18 साल से कम वाले, अंडर 18 को दिया जाता है, ठीक है। कौन देता है, द्रौपदी मुर्मू जी मतलब प्रधानमंत्री देते हैं। रीसेंट अवार्ड किसको दिया था, देखो 17 जनों को दिया है, 17 के नाम मत याद करो क्योंकि 17 इसको दिया है, कुछ और अवार्ड दे देंगे 20 जनों को, उसके भी नाम याद करोगे। तो ये सारी चीज़ें याद करने की नहीं होती, और प्रीवियस से थोड़ा देख लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। जबकि क्वेश्चन पूछेगा अगर नाम आ जाता है, नाम वाले क्वेश्चन पूछता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम था, ठीक है। अब ये बच्चों को दिया है, किसको दिया है थोड़ा सा देखो, किया हटकर को दिया है ऑथर के लिए, लिखने के लिए, सौरभ कुमार को दिया है ब्रेवरी के लिए, और सिंदूरा राज को दिया है कुछ इनोवेटिव करा है पार्किंसन डिवाइस के लिए, उसके लिए, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा चिलाई कलान, ठीक है। ये चिलाई कलान क्या है, देखो चिलाई कलान बेसिकली ये फोटो आई थी द हिंदू के अंदर, और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कशन रीसीरीज कर ही रहे हैं इसकी, ठीक है, रीसीरीज कर रहे हैं। 2 हमने लेक्चर कर लिया 2024 के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इसके अंदर ही हमें एक चीज़ समझ आ गई कि जो पिक्टोरियल्स होते हैं, जो फोटो वगैरह होती है, जो हमारा यूपीएससी है, यूपीएससी CAPF, ठीक है, यूपीएससी CAPF है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है किसके अंदर, जो ये पिक्टोरियल्स दे रखे होते हैं, ठीक है। पिक्टोरियल से वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो पिक्टोरियल में दिया था ये वाला चिला कलान। क्या चीज़ है चिला कलान, देखो कश्मीर के अंदर, अब चिला कलान देखो सर ने टोपी पहन रखी है तुम्हारे, मतलब कि चिला कलान चल रहा है, मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड चल रही है। तो 40 दिनों का पीरियड होता है, कश्मीर वैली के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिसंबर से जनवरी तक आता है। ये जो डेट है थोड़ा आगे पीछे होती रहती है, दिसंबर से जनवरी तक आता है। ये एक निशानी है किस चीज़ की, कि भाई अब एक्सट्रीम ठंड आ गई है, चिला कलान मतलब एक्सट्रीम ठंड आ गई है। कश्मीर के अंदर इसको बना इसको एज आ वो करा जाता है, क्यों, क्योंकि देखो कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, वहाँ की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो थोड़ी सी वो हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए इस चिला कलान को वो करा जाता है, रिमेंबर किया जाता है कि अब वो 40 दिन आ गए, आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। वही सारी चीज़ें जब इसके अंदर एक कश्मीरी कल्चर में इससे निपटने का एक तरीका है क्या, कांग्रीज हिमाचल में भी चलती है, लेकिन कश्मीरी कल्चर में भी है ये वाला कांग्रीज, ठीक है। चिला कलान से निपटने का एक तरीका है, क्या करते हैं, अंगीठी सी ले लेते हैं अपने, उसके अंदर रख लेते हैं, और फिर क्या होता है गर्म करता रहता है उनको अंदर ही अंदर, ठीक है, कहीं बाहर बाहर जाना होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन चिला कलान में ये सारी चीज़ें अवॉइड ही करते हैं, ज़्यादा ठंड होती है ना। वैसे ही चिला कुर्द होता है, वैसे ही चिला बच्चा होता है, चिला कुर्द 20 दिन का, चिला बच्चा 10 दिन का, बस इतना से याद रखना है, ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ठीक है। इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या चीज़ है, चिला कलान वगैरह जो भी पूछा गया है उसका आंसर करो। चिला कलान, चिला कुर्द, चिला बच्चा, ठीक है, याद रख लेना 40, 20 और 10, 40, 20 और 10, ठीक है। चिला कलान, चिला
खुर्द चेला बच्चा, ठीक है, 40, 20 और 10, और कांगरी, ये बस 3-4 चीज़ें याद रखो, कश्मीर कल्चर। उसके बाद पोलियो रिसर्जेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि पोलियो के बारे में 2-3 बार आ गया है, और हमने शायद इसको अगस्त के अंदर डिस्कस कर रहा था, इसी चीज़ को अगस्त के अंदर डिस्कस कर रहा था, जब किसी मेघालय था, क्या था, हाँ मेघालय के अंदर एक बच्ची को, 2 साल की बच्ची थी या बच्चा था, जो भी था, उसको पोलियो डिटेक्ट हुआ था। तो इससे रिलेटेड उस टाइम में भी डिस्कस करा था। अभी फिर ये सारी चीज़ न्यूज़ में आई है, तो थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना। कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाता है तो आंसर कर देना, वैसे हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। देखो अभी क्या है कि पोलियो रिसर्जेंस देखने को मिला है। कौन सा? देखो पोलियो 2 तरह से होते हैं, एक तो वाइल्ड पोलियो होता है जो ऐसे हवा वगैरह से आ जाता है, दूसरा होता है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो, ठीक है, जो वैक्सीन से आता है, ठीक है। एक नेचुरली जो होता है वो होता है वाइल्ड, और एक होता है वैक्सीन ड्राइव्ड। तो 2 तरह के पोलियो हो गए, एक जो नेचुरल फॉर्म में होता है किसी बिना वैक्सीन वगैरह के, और एक होता है वैक्सीन से भी हो जाता है वायरस, ठीक है। ये चीज़ समझी, ठीक है। उसके बाद देखो WHO ने अभी क्या फाइंड करा है कि जो पोलियो वायरस है यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडियन कंट्रीज़ में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में डिटेक्ट करा है कि जो हमारा नाले का पानी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, वहाँ पे जो है पोलियो वायरस डिटेक्ट करा है। कौन सी कंट्री के अंदर? बहुत जो सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन और UK। देखो नाली का पानी टेस्ट करते रहते हैं WHO वाले, देखो टेस्ट करा होगा तभी तो पता चला है ना कि पोलियो वायरस है। तो बहुत ज़्यादा ये एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है WHO, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये समझ आ गया ना कि रिसर्जेंस हो रहा है, मतलब पोलियो दोबारा से आ रहा है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडिया की पोजीशन इसमें। देखो WHO ने इंडिया को 2014 के अंदर एक सर्टिफिकेट दिया था कि इंडिया जो है अब पोलियो फ्री है। 2014 के अंदर WHO ने इंडिया को फ्री सर्टिफिकेट दिया था कि पोलियो फ्री हो चुका है भारत, पोलियो मुक्त हो चुका है भारत, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसी साल की बात है कि मेघालय के अंदर एक वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो का केस पाया गया। पोलियो 2 तरह से होते हैं, एक वाइल्ड वाला, एक वैक्सीन वाला। तो वैक्सीन वाला इंडिया के अंदर पाया, ठीक है। थोड़ा सा इसको याद रखना। देखो वैक्सीन वाला होता कैसे है? ओरल पोलियो वैक्सीन, तुमने देखा है ना कि जब पोलियो दिवस होता है तो क्या होता है कि वो तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हारे नहीं मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह के अंदर ड्रॉप डालते हैं, वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। वो क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर जो वायरस होते हैं, कमजोर वायरस होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? कमजोर वायरस होते हैं, ठीक है। वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी के अंदर जाने के बाद कमजोर होते हैं, इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उनसे लड़ने के लिए एक वॉल क्रिएट कर लेता है, एक इम्यून सिस्टम क्रिएट कर लेता है। फिर जब एक्चुअल में पोलियो वायरस का अटैक होता है तो क्या होता है? हम उससे डिफेंड कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन किसी केस में क्या होता है कि बहुत रेयर इंसिडेंट्स होते हैं कि उसी से पोलियो हो जाता है, उसी वैक्सीन से, वो जो पोलियो ड्रॉप देते हैं उसी से क्या होता है? पोलियो हो जाता है। उसी क्या कहते हैं? वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो। समझ आया कि जो दवाई दे रहे हैं उसी से बीमारी हो गई, तो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वैक्सीन कितने टाइप की होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो हमने पढ़ा यहाँ से भी आ सकता है। अगर स्टेटमेंट वाला आ गया तो स्टेटमेंट एक यहाँ से दे देगा, अगर डायरेक्टली वो 4 वाला आ गया, 4 में से एक चूज करना है तो फिर यहाँ से आ सकता है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड IPV, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। देखो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो होती है उसमें क्या होता है कि मरे हुए वायरस होते हैं। मरे मतलब क्या होता है कि कमजोर नहीं, डेड होते हैं, डेड, ठीक है। किल्ड या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होते हैं, उसके अंदर डेड होते हैं, ठीक है। एक चीज ये समझ आ गया, ठीक है। ये जो है IPV, इससे नहीं हो सकता पोलियो, इससे नहीं हो सकता। इससे ये पोलियो ड्राइव्ड जो वायरस है, पोलियो वैक्सीन ड्राइव जो पोलियो है वो ये IPV से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर मरे हुए और इनएक्टिवेटेड पोलियो होते हैं, ठीक है। तो ये जो जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है ना, जिसको जल्दी से जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसके लिए बहुत सेफ है ये। मतलब उसको लगवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा और डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मरे हुए हैं, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड कराता है। बस ये है इंजेक्शन से देना पड़ता है, थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, 2-3 बार इंजेक्शन ठोकना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो IVP जो है इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हम क्या करते हैं? OPV देते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन हमारे यहाँ पे ये फेमस है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लाइव, जिंदा लेकिन कमजोर वायरस रहते हैं, ठीक है। यहाँ से चांसेस हैं कि जो वायरस है थोड़ा म्यूटेट कर लें, इधर उधर कर आके
जो है वैक्सीन ड्राइव पोलियो लेके आ जाएं। और यही हमें कहाँ पे देखने को मिला, मेघालय के अंदर, ठीक है। यही चीज़ हमें कहाँ देखने को मिली बच्चों, मेघालय के अंदर। तो जो OBV है वो जो कमज़ोर लोग होते हैं जिसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है उनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट होता है लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता है, IPV से थोड़ा सा इसमें कम होता है। बस क्या है, थोड़ी सी सस्ती है, वो जो ये जो OPV है सस्ती है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। बाकी इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है IPV का, ठीक है। तो हमने पोलियो की वैक्सीन वगैरह के बारे में भी समझ लिया। आई होप समझ आ गया होगा कि इतनी ईजी लैंग्वेज में तो कोई समझाएगा नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है लेकिन समझ आता नहीं है। तो हिंदी में समझो बच्चों। हमारी राष्ट्रभाषा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 4 है बच्चों, क्या है 5 है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलो। और बच्चों शेयर करो जितना हो सकता है, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच।